क्लास 11th मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास स्टार्ट करेंगे हम लोग। इससे पहले हमने इस लेसन में जो सेंटर ऑफ मास का हमारा लेसन है, लेसन नंबर 6 है जो हमारी फिजिक्स का, उसके 3 पार्ट क्लियर कर चुके हैं, जिसमें हमने सेंटर ऑफ मास निकालना सीख लिया है, डिस्क्रीट बॉडीज़ का भी, कंटिन्यूस बॉडीज़ का भी, 2D 3D 1D सब का निकालना सीख लिया। आज हम सेंटर ऑफ मास की मोशन देखेंगे बच्चों। क्या देखेंगे? मोशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और अभी भी इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले सारे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। चलिए, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। सो क्लास, हमने सेंटर ऑफ मास के लिए एक फॉर्मूला बनाया था, है ना, RCOM इज इक्वल्स टू M1 R1 प्लस M2 R2 प्लस M3 R3। चाहो तो ऊपर वेक्टर लगा दो, ठीक है, अपॉन में M1 प्लस M2 प्लस M3। इसको चाहें तो टोटल मास भी कह सकते हैं। किसी बॉडी का टोटल मास अगर M है ना, उसके अंदर R1 M1 M2 M3 अलग अलग पार्टिकल हैं, तो ये तरीका हमने सीख लिया था निकालने का, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिखते थे, एक्स एक्सिस के लिए XCOM, है ना, M1 X1 प्लस M2 X2 प्लस M3 X3 अपॉन में सारे मासेस को जोड़ दूंगा तो टोटल मास को मैंने M लिख लिया बच्चों, ठीक है। तो थोड़ा सा इजी पड़ेगा लिखना आप लोगों के लिए, ठीक है। अब अगर बच्चों हम अगर इसको डिफरेंशिएट करें विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, हम टाइम के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करें। टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने का मतलब होता है बच्चों कि अगर टाइम के रिस्पेक्ट में ये वैल्यू चेंज हो रही है ना, मतलब सेंटर ऑफ मास चेंज हो रहा है, बदल रहा है ना। आपके सेंटर ऑफ मास जो है, जैसे आपकी बॉडी अगर चलेगी तो उसका सेंटर ऑफ मास भी चलेगा, है ना। कोई बॉडी अगर चलती है तो उसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा? चलेगा ना। सपोज आपकी बॉडी यहाँ रखी है, उसका सेंटर ऑफ मास है, अभी बॉडी चलेगी तो उसका सेंटर ऑफ मास भी चलेगा। इसका मतलब अगर ये XCOM चल रहा है तो ये भी चेंज होगा, ये भी चेंज होगा, ये भी चेंज, क्योंकि मास तो चेंज नहीं होगा लेकिन उसकी वैल्यू तो चेंज हो जाएगी। X1 चेंज होगा, X2, यानी हर चीज़ चेंज होगी जब ये बॉडी चलेगी। मतलब अगर ये बॉडी मोशन करती है, ठीक है। और हाँ, जनरली हम मोशन के लिए डिफ्रेंशिएशन कैसे करते हैं? टाइम के रिस्पेक्ट में, क्योंकि हर चीज़ किससे बदलती है? अकॉर्डिंग टू टाइम ना। तो अगर मैं इस M को यहाँ ले जा सकता हूँ, जो अपॉन में उसको यहाँ ले जा सकते हैं, M XCOM। चाहो तो आप ये भी कर सकते हो बच्चों, जरूरी नहीं है X लो, आप डायरेक्ट R से भी कर सकते हो, है ना। लेकिन X से बच्चों को समझ में थोड़ा जल्दी आ जाता है, इसलिए मैं X ले रहा हूँ। अगर आप ये टर्म लो, इसको छोड़ना चाहो तो इसको छोड़ देना, डायरेक्ट यहाँ से कर लेना, बस इसके अपॉन में इन सबको M लिख लेना, ठीक है। तो M यहाँ से यहाँ चला गया, XCOM नहीं भी भेजते तो भी चल जाता, लेकिन ईजी अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए बच्चों, समझ में आप लोगों को आना चाहिए। MX1 प्लस M1 X1 प्लस M2 X2 प्लस M3 X3, ऐसे बहुत सारे पार्टिकल, डैश 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 कितने हो? MN XN हो। अब हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं d/dt दोनों तरफ, d/dt कर रहे हैं दोनों तरफ, किसके रिस्पेक्ट में? रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो देखिए, डिफरेंशिएशन किसका होता है? जो चीज़ें वेरिएबल है। वेरिएबल कौन है यहाँ? कौन बदल रहा है? सेंटर ऑफ मास बदल रहा है। अगर ये बॉडी चलेगी तो कौन बदलेगा बच्चों? सेंटर ऑफ मास बदलेगा, उसका मास नहीं बदलेगा। बॉडी का जितना मास है 1 kg 2 kg 3 kg वही रहेगा। चेंज क्या होगा? सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएंगे। तो हम M को बाहर करते हैं तो d/dt किसका होगा? d/dt होगा XCOM का, मतलब सेंटर ऑफ मास के x कोऑर्डिनेट का, या y कोऑर्डिनेट, यहाँ y कर दूंगा तो y आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर अलग अलग हो जाएगा, M1 d/dt ऑफ x1 प्लस M2 बाहर। क्यों बाहर हो रहे हैं बच्चों? क्योंकि ये मास है और मास कांस्टेंट होता है, और कांस्टेंट चीज़ों का डिफरेंशिएशन नहीं होता है, ठीक है। डिफरेंशिएशन उन चीज़ों का होता है जो वेरिएबल होती है, जो बदल सकती हैं। जैसे यहाँ पर पहला जो पार्टिकल है इसका X1 बदल जाएगा अगर ये बॉडी, है ना, कहीं जाती है, मोशन करती है, तो इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास चेंज होगा, अपनी जगह से चेंज होगा। जब ये मास चेंज होगा तो
इसका सेंटर ऑफ मास मतलब बॉडी कहीं जाएगी तो सेंटर ऑफ मास चेंज होगा, अगर इसका सेंटर ऑफ मास चेंज होगा तो ये x1 x2 x3 सब चेंज हो जाएंगे। सो m1 d अपॉन डी टी ऑफ x1 प्लस m2 फिर से d अपॉन डी टी ऑफ x2, ऐसे इसका भी लिख लेना, सबका हो जाएगा। देखो d अपॉन डी टी ऑफ x, बच्चों इस चीज़ को क्या कहते हैं आप लोगों को मैंने लेसन 3 में पढ़ाया हुआ है, dx अपॉन डी टी बराबर होता है वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू वेलोसिटी, यानी dx अपॉन डी टी को वेलोसिटी कहते हैं। लेसन 3 में पढ़ा, अगर इतना नहीं आता तो ये समझ नहीं आएगा बच्चों, ये तो कंफर्म है, ठीक है। इसलिए ध्यान रखना ये फॉर्मूला तो आपको आना ही चाहिए, और नहीं आ रहा तो हमारा पुराना वीडियो जाके देख लो तो समझ आ जाएगा कि dx अपॉन डी टी क्या होता है। तो dx अपॉन डी टी को हम कहते हैं वेलोसिटी। तो ये d अपॉन डी टी ऑफ x मतलब dx अपॉन डी टी, देखो dx ये अपॉन और ये dt, तो इसको कहेंगे वेलोसिटी। लेकिन ये किसकी वेलोसिटी है? सेंटर ऑफ मास की है। किसकी है? सेंटर ऑफ मास की। यहाँ पर m1 इसको क्या कहेंगे? dx1 अपॉन dt को कहेंगे v1। अगर ये x1 है तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? v1। m2 बाहर रखा, ये x2 है तो dx2 अपॉन dt क्या होगा? v2। प्लस इसी टाइप से हम लिख सकते हैं m3 इंटू v3 डैश 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 करके mn vn। क्लियर है? तो यहाँ से वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या आ गया बच्चों? m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3 डैश डैश डैश, ये लिख लेना mn, और अपॉन में टोटल मास। क्लियर है? सबकी सेंटर मास की वेलोसिटी निकालना है तो फॉर्मूला m1 v1 m2 v2 इस टाइप से होता है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है किसी को? चलिए अब हम बात कर लेते हैं एक्सीलरेशन की, है ना। एक्सीलरेशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, आप सभी को पता होगा, जब हम वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करते हैं dv अपॉन dt तो एक्सीलरेशन आ जाता है। यानी ये जो टर्म आई है, ये वाली टर्म, इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दोगे तो वो क्या बन जाएगा? एक्सीलरेशन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एक्सीलरेशन, क्योंकि पहले ही सिखा चुका हूँ, वेलोसिटी वाली टर्म का डिफरेंशिएशन करोगे तो एक्सीलरेशन आ जाएगा, है ना। तो ये वाली टर्म का, है ना, इसको इक्वेशन कुछ नाम दे दो, चलो इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं। तो हम फिर से लिखेंगे, ये तो हमारा फॉर्मूला किस चीज़ का आ गया? ये फॉर्मूला बच्चों आप लोगों का आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का। फिर आप लिखोगे अगेन, फिर से आप लिखोगे अगेन, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी ऑफ इक्वेशन 1, मतलब इक्वेशन 1 को टी के रिस्पेक्ट में फिर से डिफरेंशिएट कर रहे हैं। किसको? इस वाली इक्वेशन को। ये तो आंसर है ना। हमने कुछ नहीं करा है, ये m को यहाँ से यहाँ अपॉन में लिया है तो और कुछ नहीं करा, है ना, क्योंकि फॉर्मूला बन जाए, हमको सिर्फ इसका चाहिए था VCOM का। अब हमने इस टर्म का फिर से डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या होगा? VCOM, m तो बाहर हो जाएगा क्योंकि मैंने क्या समझाया अभी, जो कांस्टेंट होते हैं उनका डिफरेंशिएशन नहीं होता, जिसको मैं अलग लिख देता हूँ। और d अपॉन डी टी किसका करेंगे? VCOM का करेंगे। फिर यहाँ m1 बाहर हो जाएगा, यहाँ पर m1 बाहर हो गया, d अपॉन डी टी किसका हो जाएगा? V1 का। फिर यहाँ पर देखो m2 बाहर हो जाएगा, d अपॉन डी टी किसका हो जाएगा? V2 का हो जाएगा। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या बन जाएगा? m d अपॉन डी टी ऑफ VCOM। तो यस, ये हो जाएगा ACOM, क्योंकि मैंने अभी क्या समझाया कि वेलोसिटी वाली टर्म का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करो dv अपॉन dt तो वो बन जाता है एक्सीलरेशन a। तो ये बन गया आपका एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। यहाँ हो जाएगा m1 dv अपॉन dt हो जाएगा a1 प्लस m2 इज इक्वल्स टू v2 अपॉन d2 को क्या बोलेंगे? a2। इसी टाइप से डैश 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 करके mn an। अरे आपको समझ में? m1 a1 m2 a2 ये टोटल है आपकी एक्सेलरेशन। चाहो तो इसको शॉर्ट में ऐसा भी लिख सकते हो, ACOM इज इक्वल्स टू m1 a1 प्लस m2 a2 प्लस m3 a3 डैश 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 प्लस mn an
के अपॉन में इस m को ले आओ टोटल मास, तो ये हो गया आपके सेंटर ऑफ मास के एसिलरेशन का फॉर्मूला कि सेंटर ऑफ मास किस रेट से एसिलरेट हो रहा है, किस रेट से क्या हो रहा है, एसिलरेट हो रहा है ना। इस फॉर्मूले को ध्यान से समझो और ये फॉर्मूला देखिए अब ध्यान से आप, तो ये फॉर्मूला आपका सेकेंड लॉ के जैसा नहीं बन गया है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का, मास इनटू एसिलरेशन इज इक्वल टू नेट फोर्स, टोटल फोर्स आप या तो सेंटर ऑफ मास पे लगा दो, और ये हो गया, देखो चलो मैं कर ही देता हूँ, पीछे के पेज से समझाता हूँ बच्चों। ये तो अब मैंने आपको एक्सेलरेशन का फॉर्मूला दिखा दिया, फॉर्मूले सारे लिखते जाना बच्चों अगर आपको ढंग से पढ़ना है तो, नहीं तो फिर वीडियो देख के आगे बढ़ जाओ, ठीक है। ये हो गया आपका ACM का फॉर्मूला, VCM का ऊपर लिखवा चुका हूँ। अब इस फॉर्मूले को मैं बताना चाह रहा हूँ कि भाई टोटल मास इनटू टोटल एक्सेलरेशन, ये हो गया टोटल फोर्स F टोटल। मतलब अगर मान लो हमने क्या पढ़ रखा है शुरू से, हम सेंटर ऑफ मास में यही तो पढ़ते आ रहे हैं कि या तो हम हर पार्टिकल को अलग अलग फोर्स लगाएं, या फिर हम सारा फोर्स कहाँ लगा दें, सेंटर ऑफ मास के ऊपर जाके लगा दें सारा फोर्स, तो क्या होगा, वो भी बराबर काम करेगा। तो यहाँ पर F टोटल, या यूँ कह लो, इसको कह लो F1, इसको कह लो F2, इसको ऐसे F3 डैश डैश प्लस Fn, मतलब ये है कि टोटल फोर्स जो हम लगाते हैं वो उतना ही काम करता है जितना कि अलग थोड़े थोड़े फोर्स में अगर सारे पार्टिकल पर लगाऊं, है ना। मैंने M1 पार्टिकल पर F1 फोर्स लगाया, M2 पर F2 लगाया, है ना, या फिर सारे जितने भी फोर्स मैंने लगाया है टोटल फोर्स मैंने कहाँ लगा दिया, F टोटल यानी सेंटर ऑफ मास पे, तो भी वो बात बराबर ही करता है। चलिए इसके बारे में तो आगे और डिस्कशन करेंगे, आज का वीडियो हमारा मोशन के ऊपर है। तो बच्चों ये तो थी आज के चैप्टर की थ्योरी, मतलब आज के टॉपिक की थ्योरी। सेंटर ऑफ मास में आपको फॉर्मूले मिल चुके हैं, है ना। एक बार फॉर्मूले फिर से देख लेते हैं हम लोग। VCOM निकालना है, M1 V1 M2 V2 M3 V3 अपॉन में M। उसी टाइप से ACOM निकालना है, M1 A1 M2 A2 M3 E3 अपॉन में टोटल M। ये दो फॉर्मूलेज आपको बहुत काम आने वाले हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करें। चलो सबसे बेसिक क्वेश्चन लेते हैं कि हमारे पास दो मासेस रखे हैं, वन kg मास और एक 2 kg मास का ऑब्जेक्ट, ठीक है। इनका सेंटर मास कहाँ होगा निकालना हमको आता ही है, अगर हमको इनके बीच की डिस्टेंस पता है तो, नहीं तो फिर भी निकाल लेंगे हम, तो कोई इशू नहीं है। दूसरा, हमको बोला गया इनकी वेलोसिटीज़ के बारे में। इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इस तरफ है 2 मीटर पर सेकेंड, इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इस तरफ है 1 मीटर पर सेकेंड। हमको निकालना है सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी। क्या निकालना है, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, ठीक है। सिंपल सा केस है। तो क्या करें, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करोगे बच्चों, VCOM इज इक्वल्स टू क्या लोगे, M1 V1 M2 V2 अपॉन में M1 प्लस M2। VCOM निकालने के लिए क्या करना होगा, M1 इसको मान लो 1 इंटू 1 प्लस M2 इसको मान लो तो 2 इंटू -2। अब ये क्या हुआ तो समझाता हूँ आपको, अभी ध्यान रखो भाई। अगर इसकी वेलोसिटी को मैं प्लस मान रहा हूँ तो इसकी वेलोसिटी क्या मानना पड़ेगी, माइनस, क्योंकि डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है, ठीक है। अगर आंसर प्लस में आया तो सेंटर ऑफ मास इसकी तरफ जा रहा है, अगर आंसर माइनस में आया तो सेंटर ऑफ मास इसके साथ जा रहा है, मतलब इसकी वेलोसिटी इस तरफ है, ठीक है। तो 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, लेकिन प्लस माइनस -4 अपॉन में क्या आया 3, 4 में से 1 गया तो 3, लेकिन बड़ा 4 है, माइनस का है तो माइनस लगेगा, अपॉन में 3। तो आंसर आ गया वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज -1 मीटर पर सेकेंड। -1 क्या समझा रहा है, मैंने भी बताया था आपको, -1 आएगा, इसका मतलब आपकी वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की इस तरफ है, ये ऑब्जेक्ट जिस तरफ जा रहा है सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी उस तरफ जा रही है। क्लियर है, इजी क्वेश्चन था, ज़्यादा कुछ लॉजिकल नहीं था। अब थोड़ा सा एक टफ सा क्वेश्चन या हल्का सा
लेवल बढ़ाते हैं, उस क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है क्लास, तो स्टार्ट करें। तो आपके पास है एक पुली, क्या है बच्चों, एक पुली है। इसके दोनों साइड दो मासेस हैं। ठीक है, एक तरफ है 2 kg मास, एक तरफ है 1 kg मास, कहीं भी कितना ले लो कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। ये मैंने ले लिया यहाँ पर 1 kg मास, इसको इधर लिख देता हूँ कि ये 1 kg का मास है और ये है 2 kg का मास। हमको अब देखो भाई, सिंपल सी बात है, मोशन तो होगी, क्यों होगी, क्योंकि दोनों तरफ अनइक्वल चीज़ें हैं। तो क्लास मोशन तो होना है, क्यों होना है, क्योंकि दोनों तरफ अनइक्वल मासेस हैं। ये 2 kg का मास नीचे खींचेगा इसको, और ये 1 kg इसको ऊपर ट्राई करेगा खींचने का, क्योंकि इस पर फोर्स कम है। तो कुल मिला के हमको सबसे पहले तो निकालना कि इसमें एक्सीलरेशन होगा कितना, है ना। हमको एक्चुअली में फाइंड करना है यहाँ पर इस क्वेश्चन में। वेलोसिटी का क्वेश्चन तो देखो ये है नहीं, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन इसमें सिर्फ इतना आता है, फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन निकालिए। देखो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन निकालने का क्या फॉर्मूला था बच्चों, ACOM। अगर आपको निकालना है सेंटर ऑफ मास किसका, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, तो फॉर्मूला था m1a1 प्लस m2a2 अपॉन में टोटल मास, यानी m1 प्लस m2। हमको यहाँ m1 पता है, m2 पता है ना, सिर्फ a1 और a2 पता करना है, वो हम आसानी से कर लेंगे। हम सबको पता है कि अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ हैंगिंग है तो इसका वेट किधर काम कर रहा होगा, इसका वेट नीचे काम कर रहा होगा 2 kg, है ना। 2 kg का जो वेट होता है, तो हम लिखेंगे इसको ए ऑब्जेक्ट नाम दे दो बच्चों, इसको ऑब्जेक्ट बी, तो इससे थोड़ा सा आराम हो जाता है। तो इसका वेट मतलब टोटल इसका वेट कितना नीचे काम कर रहा है, इसका वेट हो गया WA। इसका जो वेट है वो होता है मास इंटू ग्रेविटी, mg होता है, mg होता है। तो इसका वेट हो जाएगा 2 इंटू ग्रेविटी कितनी है, g। बच्चों में फिर से बता दूं आपको, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो फॉर्मूले भूल जाते हैं। वेट बराबर होता है मास इंटू ग्रेविटी, mg होता है। मास इसका 2 kg है, कितना है मास 2 kg, तो 2g हो जाएगा। और इस वाले का वेट देखो, वेट हमेशा कहाँ काम करता है बच्चों, वेट हमेशा नीचे लगता है, अर्थ की तरफ, पृथ्वी की तरफ लगता है। तो ये वाला फोर्स भी इधर लग रहा है और ये वाला फोर्स भी इधर लग रहा है, तो दोनों के वेट कितने हैं, दूसरे का वेट हो गया हमारा ओनली g। लेकिन अगर आपसे बात करें कि ये फोर्स इसको नीचे खींचने का ट्राई करेगा, लेकिन ये वाला फोर्स अगर ये इसको नीचे खींचेगा तो ऑब्वियसली बात है ये ऊपर जाएगा, तब ये वेट इसके काम आएगा क्या, मोशन के नहीं आएगा। तब तो ये वेट एक दूसरे से माइनस हो जाएंगे बच्चों, क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। यानी देखा जाए तो नेट फोर्स या नेट ड्राइविंग फोर्स लिख लो यहाँ पर, नेट ड्राइविंग फोर्स कितना होगा, डायरेक्ट समझा दूँ मैं आपको। जैसे मैंने ये पुली वाले क्वेश्चन बहुत सारे करवा रखे हैं, अगर नहीं आते हैं तो एक बार वीडियो देख लेना। सिंपल सी बात है, नेट ड्राइविंग फोर्स क्या होता है कि कौन सा फोर्स इसको नीचे ले जाएगा। देखो इसका 2 kg इसको नीचे ले जाएगा, जब ये नीचे जाएगा तो 1 kg ऊपर जाएगा। इसका मतलब ये इसका जो फोर्स अभी नीचे लग रहा है ना, ये ऊपर की तरफ काम करने लगेगा। 2 मिनट के लिए समझना, टेंशन के थ्रू, टेंशन के थ्रू कहाँ काम करेगा, ऊपर की तरफ। यानी 2 kg में से 1 kg माइनस हो जाएगा, या ये 2g में से 1g माइनस हो जाएगा, तो टोटल नेट ड्राइविंग फोर्स कितना बचा, g बचा। कैसे, 2g माइनस 1g, तो नेट ड्राइविंग फोर्स बचा बच्चों g। कैसे, तो मैं एक ट्रिक, मतलब ट्रिक नहीं, फॉर्मूला जो अपन ने पहले ही पढ़ रखा है। कैसे पढ़ रखा था कि अगर भाई ये स्ट्रिंग है तो इसमें टेंशन T होगा, क्या होगा, टेंशन T होगा। तो क्लास कैसे मैंने पहले भी सिखाया था, थोड़ा सा शॉर्ट में यहाँ बता दूँ। हम यहाँ पर FBD बनाते हैं, क्या बनाते हैं, FBD। ये वाले मास का FBD बनाओगे तो क्या देखोगे कि इस पर एक फोर्स काम कर रहा है नीचे, जिसका नाम है 2 kg का मास, जिसका वेट 2g नीचे काम कर रहा है। इसका टेंशन का लग रहा है, टेंशन लगता है इसमें ऊपर की तरफ लग रहा है टेंशन का फोर्स, है ना, ऊपर लग रहा है टेंशन का फोर्स। मैं आपको सिखा रहा हूँ मैं जी कहाँ से लाया, नेट ड्राइविंग फोर्स जी कैसे निकाला वो मैं लेके आ रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। या डायरेक्ट एक्सेलरेशन निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और अब ये ध्यान से देखिए कि बॉडी जाएगी किधर, बॉडी सिंपल सी बात है इधर ही जाएगी, नीचे की तरफ, क्योंकि ये वाला मास बड़ा है, ये वाला मास बड़ा है तो इसका वेट बड़ा है, तो बॉडी इस तरफ जाएगी। यानी एक्सीलरेशन नेट किस तरफ होगा, इस तरफ होगा।
जिस तरफ नेट एक्सेलरेशन होता है, जिस तरफ नेट एक्सेलरेशन होता है, हम उस फोर्स को बड़ा मानते हैं बच्चों। क्या मानते हैं? उस फोर्स को बड़ा मानते हैं। तो यहां देखो क्या हो रहा है, यहां पर नीचे की तरफ जा रहे हैं तो नीचे लगने वाला फोर्स बड़ा होगा, यानी इक्वेशन क्या बनेगी, नीचे वाला फोर्स 2g माइनस ऊपर वाला फोर्स t, और ये दोनों फोर्स को माइनस करने के बाद पता चल रहा है नेट फोर्स के बारे में। नेट फोर्स कितना होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास कितना है 2 kg, एक्सेलरेशन कितना है a। तो एक इक्वेशन ये बन गई आपकी 2g माइनस टी बराबर 2a। अब इसके लिए FBD अगर बनाओगे तो कैसा बनेगा, बहुत सिंपल है। इस पर भी क्या हो रहा है, इसका जो फोर्स है g 1g, मतलब मास इंटू ग्रेविटी, मास है 1, नीचे लग रही ग्रेविटी g, तो 1 इंटू जी, जी फोर्स इसका नीचे लग रहा है, और टेंशन इसमें भी ऊपर लग रहा है, टेंशन ऊपर लगा। लेकिन अब यहाँ पर एक्सेलरेशन अगर इधर हो रहा है बॉडी का, तो इधर एक्सेलरेशन कहाँ होगा, ऊपर की तरफ। ये नीचे आएगी तो ये हिस्सा ऊपर जाएगा ना, तो इसके लिए एक्सेलरेशन कहाँ हो रहा है, ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन हो रहा है बच्चों। क्लियर है? तो अब इसके लिए इक्वेशन क्या होगी कि जिधर एक्सेलरेशन हो रहा है वो फोर्स बड़ा, एक्सेलरेशन ऊपर हो रहा है, ऊपर लग रहा है टेंशन फोर्स, तो मैं यहाँ लिखूंगा इक्वेशन क्या बनेगी, T माइनस नीचे लगने वाला फोर्स G बराबर नेट फोर्स। नेट फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। इसका मास कितना है 1 kg, और एक्सेलरेशन कितना है a, हमने a मान लिया एक्सेलरेशन को। तो जो हमको एक्सेलरेशन निकालना था वो क्या आ गया, यहाँ से डायरेक्ट एक्सेलरेशन आ जाएगा इन दोनों इक्वेशन से। तो T माइनस जी बराबर 1 है, T माइनस जी बराबर 1 है। क्लियर हुआ? अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को प्लस कर दूँ, है ना, तो इक्वेशन क्या है हमारी 2g माइनस टी, मैं इस माइनस टी को आगे लिख रहा हूँ, क्यों लिख रहा हूँ समझ जाओगे, बराबर 2a, और ये क्या है हमारा t माइनस जी, तो ये t माइनस जी बराबर है, अगर हम इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दें तो प्लस टी माइनस टी से कट जाएगा, 2g में से एक g बचेगा तो बचेगा एक g, 2a प्लस a 3a, तो यहाँ से a की वैल्यू क्या हो गई, a की वैल्यू डायरेक्ट आ गई g/3, क्या हो गई g/3, ये यहाँ से आई। अब मैं इसको इसी तरीके से निकाल के दिखाता हूँ आपको। देखो आपका नेट ड्राइविंग फोर्स कितना आया बच्चों, g आया था। कैसे निकाला मैंने, ऊपर लगने वाले फोर्स और नीचे लगने वाले फोर्स में माइनस करके नेट फोर्स g आया। अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन मास, यही होता है ना हमारा फॉर्मूला, होता है F बराबर ma। तो a निकालना है तो m कहाँ जाएगा, डिवाइड में। तो एक्सेलरेशन निकालना है अगर आपको तो F अपॉन m। मैं दो तरीके से निकाल रहा हूँ, एक तरीका मैंने ये सिखा दिया इससे, और एक तरीका डायरेक्ट मैंने सिखाया था कि भाई इसका नीचे वेट लग रहा है 2 kg, इसका वेट नीचे लग रहा है 1 kg, लेकिन जब ये नीचे जाएगा तो ये वेट ऊपर की तरफ काम करेगा, करेगा ना भाई, ठीक है। तो इसलिए हमने 2g में से 1g माइनस करके टोटल नेट ड्राइविंग फोर्स g निकाल लिया। अब वो क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, टोटल फोर्स कितना लग रहा है, g लग रहा है भाई। टोटल मास कितना है दोनों का मिलाकर, इसका 2 kg, इसका 1 kg, 3 kg, तो आंसर फिर से देखो g/3 आ गया। तो दोनों तरीके आपको बता दिए कि एक्सेलरेशन कितना हो रहा है बच्चों, g/3। तो क्या ये एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास का है, जी नहीं, ये एक्सेलरेशन तो दोनों का अलग अलग है, यानी कि इसका भी एक्सेलरेशन g/3 और इसका भी एक्सेलरेशन कितना हो गया g/3, ठीक है ना। यानी m1 तो हमको पता ही था पहले, m1 m2, हमने a1 a2 निकाल लिया। हमने क्या फाइंड कर लिया बच्चों, a1 a2 निकाल लिया। अब हम क्या निकाल लेंगे, इसका एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास का निकाल लेंगे, फॉर्मूला हमारे पास है। तो सिंपल सा फॉर्मूला लगाओ, क्वेश्चन को सॉल्व कर दें। हमारा फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला होगा m1 a1 प्लस m2 a2 अपॉन में m1 प्लस m2। चलिए भैया m1 कितना है 2 kg, इसका एक्सेलरेशन g/3, m2 कितना है 1 kg, उसका एक्सेलरेशन कितना है a/3। कोई दिक्कत आपको या नहीं, अपॉन में m1 प्लस m2 2 प्लस 1। अब एक चीज़ का ध्यान रखना बच्चों, ये जो एक्सेलरेशन है ये नीचे की तरफ था, एक एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ था, तो दो में से एक को माइनस करना पड़ेगा। किसी को भी माइनस मान सकते हो, आपका जो मन करे। इसको करोगे तो ये इसको मान लो, अगर इसको प्लस मानोगे तो आंसर प्लस में आएगा आपका, इसको अगर माइनस मानोगे तो आंसर माइनस में आएगा। प्लस माइनस सिर्फ क्या बताते हैं, डायरेक्शन बताते हैं बच्चों, क्या बताते हैं, डायरेक्शन। चलो मैं g/3 जो नीचे की तरफ लग रहा था, ये वाला एक्सेलरेशन जो इसका था नीचे लग रहा था, इसको प्लस मान लूँ तो ऊपर वाला मुझे ये वाला माइनस मानना पड़ेगा। तो कुल मिला के क्या होगा, अगर इसको प्लस g/3 माना तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, माइनस g/3 करना पड़ेगा।
क्लियर है? क्यों? क्योंकि दोनों की डायरेक्शन देख लो, फिर से समझ लो। ये वाला बॉडी नीचे जा रही तो इसका एक्सेलरेशन किधर हो रहा है? नीचे। ये वाली बॉडी ऊपर जाएगी, जब ये इसको नीचे खींचेगा तो पुली के थ्रू ये कहाँ जाएगा? ऊपर। तो इसका एक्सेलरेशन कहाँ हो रहा है? ऊपर। क्लियर है क्लास? तो इसलिए माइनस लिया, ठीक है। इसको जी कर लो बच्चों, गलती से ए जैसा बन गया, g/3, तो यहाँ मैंने लगा दिया माइनस, कोई दिक्कत नहीं। चलिए 2g/3 प्लस माइनस माइनस g/3 पूरे अपॉन में 2 + 1 3, तो अपॉन में 3 है। ये तो आपको सॉल्व करना आते होगा यार, 11th क्लास के। अपॉन सेम नंबर है तो दोनों की जगह एक 3 लिख दिया, 2g में से 1g माइनस कर देंगे, पूरे के अपॉन में 3 है। ये 3 कहाँ आएगा? नीचे आएगा, तो 3 नीचे आया, तो 3 का मल्टीप्लाई यहाँ होगा, डायरेक्ट लिख रहा हूँ अब। 3 नीचे आएगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, 3 3 जा 9, ऊपर 2g में से 1g जाएगा, तो g/9। अभी g/9 किस तरफ आया? देखो हमने प्लस आंसर आ रहा, मैंने क्या बोला था? प्लस आपने किसको माना? प्लस आपने नीचे जाने वाले एक्सेलरेशन को माना था। किसको? नीचे वाले को। तो इसलिए हमारा जो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन है वो भी नीचे की तरफ लग रहा है। किस एक्सेलरेशन क्या लग रहा है? g/9 लग रहा है। क्या लग रहा है? g/9। ये है हमारा एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन आपको आएंगे। क्लियर है? एक और टाइप के क्वेश्चन होते हैं बच्चों जो बहुत ही बढ़िया और इंटरेस्टिंग होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। हमको 2 पार्टिकल दिए होते हैं ऐसे, है ना? 2 पार्टिकल दिए हैं, हमको बोला है एक पार्टिकल इधर चल रहा है, मान लो इसका मास कुछ ले लो, जो लेना हो, 2 kg ले लो, इसका मास 1 kg ले लो। 1 नहीं ले, 3 ले, चलो 3 kg ले लो। इसके पास एक वेलोसिटी है v1, 1 मीटर/सेकेंड। इनका सेंटर ऑफ मास इनके बीच में कहीं ना कहीं होगा। जब बच्चों ये चलेगा तो सेंटर ऑफ मास चलेगा, है ना? तो ये हमको ये बताना है, हमको क्वेश्चन ये आया है, एट व्हाट वेलोसिटी शुड वी मूव 3 kg मास। जब ये चलेगा तो हम इस 3 kg मास को क्या वेलोसिटी दें दैट सेंटर ऑफ मास डज नॉट मूव। मतलब हमारे सेंटर ऑफ मास की मोशन नहीं होना चाहिए, ये मोशन करे, ये मोशन करे, लेकिन ऐसी मोशन करे कि सेंटर ऑफ मास अपनी जगह से ना हिले। तो क्लास इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझिए आप। क्या बोला इन्होंने? कि सेंटर ऑफ मास डज नॉट मूव। ये चल रहा है, इसको किस स्पीड से चलाएं, किस तरफ चलाएं, मतलब इसकी वेलोसिटी निकालना है हमको। के सेंटर ऑफ मास डज नॉट मूव। सेंटर ऑफ मास मान लो यहाँ है या यहाँ है, सॉरी इधर ही होगा क्योंकि कौन सा मास बड़ा है? ये बड़ा, इधर होगा, इस थोड़ा इसके पास होगा, मान लो यहाँ होगा, कहीं भी हो। ये मान लो हमारा सेंटर ऑफ मास है, तो हम इनकी मोशन ऐसी करें कि ये सेंटर ऑफ मास यहाँ से हिले ना। एक बात बताइए, जब कोई ऑब्जेक्ट चेंज नहीं होता है या कोई चीज़ चेंज नहीं होती तो उसकी वेलोसिटी क्या मानते हैं हम लोग बच्चों? 0 मानते हैं। तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या हो जाएगी? यहाँ से 0। कहने क्या चाह रहा है वो कि अगर कोई 2 kg ऑब्जेक्ट है, 3 kg ऑब्जेक्ट है, ये एक सिस्टम है। पहला ऑब्जेक्ट 1 मीटर/सेकेंड की स्पीड से इस तरफ जा रहा है, डायरेक्शन बता दी है। तो फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द 3 kg मास, या व्हाट शुड बी द वेलोसिटी ऑफ 3 kg मास, ठीक है, शो दैट सेंटर ऑफ मास डज नॉट मूव। तो सेंटर ऑफ मास मूव नहीं करेगा बच्चों, तो सिंपल सी बात है, वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की क्या हो जाएगी? 0। बस ये कॉन्सेप्ट समझ गए तो सब समझ गए। क्लियर हो क्लास आपको? भाई जब बोल दिया उन्होंने सेंटर ऑफ मास डज नॉट मूव, सेंटर ऑफ मास नहीं चलेगा, तो सेंटर ऑफ मास की तो वेलोसिटी कुछ नहीं होगी ना। तो अब हम फिर से हमारे फॉर्मूले पे चलते हैं। जो हमारा फॉर्मूला था बच्चों सेंटर ऑफ मास या सॉरी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला था VCOM का फॉर्मूला क्या था? अगर VCOM 0 है बच्चों, सॉरी VCOM का फॉर्मूला जो है वो होता है m1v1 प्लस m2v2 अपॉन में टोटल मास m1 प्लस m2 था। अब ध्यान से देखो, ये चीज़ अगर 0 हो जाएगी तो ये वैल्यू को अगर मैं यहाँ से इधर भेजूंगा तो अपॉन से जाएगा इधर मल्टीप्लाई होने, तो ये इससे जाके मल्टीप्लाई होकर ये भी 0 हो जाएगा। मतलब मैं ये कह सकता हूँ m1v1 प्लस m2v2, है ना? ठीक है, यहाँ से एक चीज़ को इधर लाते हैं तो क्या होता है
ये छोटा सा डेरिवेशन ही समझ लो बच्चों इस टाइप से ना, कुछ डेरिवेशन टाइप के क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन में डेरिवेशन नहीं है, उसके कॉन्सेप्ट में डेरिवेशन है। तो क्या हुआ, m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू 0। अगर किसी एक वैल्यू को इधर लाऊं तो क्या होगा, चलो मान लो इसको इधर लाता हूँ, तो m1v1 बराबर m2v2, माइनस ये इधर आएगा तो माइनस लगेगा, तो यहाँ मैंने माइनस लगा दिया। तो क्या समझे इससे हम इससे ये समझे मासेस तो माइनस में हो नहीं सकते हैं, मतलब m1 माइनस v1 बराबर m2v2। इसका मतलब है एक वेलोसिटी, दोनों की वेलोसिटी की डायरेक्शन अपोजिट होंगी। इससे कुछ कॉन्सेप्ट अपन निकालते हैं, समझो इस बात को। बहुत बार इस कॉन्सेप्ट से भी क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। कैसे कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन हो जाएंगे कि अगर ये बॉडी इधर मूव कर रही है तो इस बॉडी को किधर मूव करना पड़ेगा, इस वाले से अपोजिट। तो ये किधर आएगा, ये इस तरफ आएगा। सिंपल सी बात है, तभी तो हो पाएगा ऐसा। इसको इस तरफ वेलोसिटी करना पड़ेगी। क्लियर है? ठीक है। और अगर मान लो ये इस तरफ बाहर मूव करती, इस तरफ मोशन करती ये वाली बॉडी, तो इसको किधर मोशन करना पड़ता है, इस तरफ। यानी इस दोनों की वेलोसिटी कैसे होना चाहिए, अपोजिट। सेंटर ऑफ मास अगर स्टेशनरी रहे, चेंज ना हो या उसकी वेलोसिटी ना बदले, तब आपको ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना। अब इसको और एक तरीके से कर लेते हैं बच्चों, एक तरीका और कर लेते हैं इसका। अब v1, ये माइनस को छोड़ो जरा, कॉन्सेप्ट ही यही है, अभी फॉर्मूला नहीं है, क्वेश्चन तो अभी चालू ही नहीं हुआ है, सिर्फ उसके फॉर्मूले समझ रहे हैं अपन लोग, है ना। अब इस क्वेश्चन को अपन कर लेते हैं, चलो पहले, फिर मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और समझाऊंगा। तो अगर मैं इस क्वेश्चन में बोलूँ m1 मेरा है 2 kg दिया रखा है, उसकी वेलोसिटी है 1 kg, सॉरी 1 मीटर पर सेकेंड। m2 मेरा दिया है 3 kg, तो उसकी m2 3 हो गया, और v2, ये तो फॉर्मूले का माइनस है जो आगे लगा है। 2 1 जा 2, 3 कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई से जाएगा डिवाइड में, तो -2/3 मीटर पर सेकेंड आगे दूसरे वाले की वेलोसिटी। किसकी आ गई, सेकेंड वाले की वेलोसिटी कितनी आ गई, -2/3 मीटर पर सेकेंड। -2/3 मीटर पर सेकेंड किसकी वेलोसिटी आ गई है, दूसरे वाले की आ गई। क्लियर है? डायरेक्शन समझ में आएगी आपको, सिंपल सा क्वेश्चन था। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिए आप। अगर मैं ऐसा लिखूँ -m1v1 इज इक्वल टू m2v2, ये सी में अगर मैं वेलोसिटी की वैल्यू रख दूं तो आप क्या बोलोगे, माइनस, उसको हम लिख सकते हैं dx1/dt, बोला था मैंने आपको। m2 को क्या लिख सकते हैं, m2 तो m2 रहेगा, dx2/dt लिख सकते हैं ना भाइयों। v1 क्या होता है, वेलोसिटी बराबर रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ से एक और कॉन्सेप्ट समझो, उसके भी एक छोटा सा क्वेश्चन करवाऊंगा। dt से dt को 2 मिनट कैंसिल कर दो तो आपको मिलेगा -m1 dx1 बराबर m2 dx2। माइनस को भी चाहो तो हटा देना, या रखो तो कोई दिक्कत नहीं। ये dx1 का मतलब है कि अगर मैं सेंटर ऑफ मास में नहीं, x1 में थोड़ा सा चेंज करूं तो हमें कुछ चेंज x2 में भी करना पड़ेगा। ये कौन सी कंडीशन चल रही है, ये वो कंडीशन चल रही है जब सेंटर ऑफ मास कैसा है हमारा बच्चों, सेंटर ऑफ मास हमारा मूव नहीं कर रहा है। ये वही कंडीशन समझा रहा हूँ कि अगर एक, चलो क्वेश्चन बता दूँ, इस कॉन्सेप्ट पे होगा वो। इसी केस में कि ये हमारा क्या था, 2 kg ऑब्जेक्ट था, ये 3 kg ऑब्जेक्ट था। क्वेश्चन ये है, इफ 2 kg ऑब्जेक्ट मूव 2 मीटर टूवर्ड्स 3 kg ऑब्जेक्ट, मतलब ये ऑब्जेक्ट अगर इस तरफ 2 kg चला जाए, किस तरफ चला जाए, 2 kg चला जाए, तो हाउ मच डिस्टेंस द 3 kg मास मूव्ड। तो 3 kg किस तरफ और कितना जाए कि सेंटर ऑफ मास फिर से वहीं रहे जहां पर वो था, मतलब सेंटर ऑफ मास फिर से वहीं रहे जहां पर वो था। तो ये कंडीशन में अपन ने क्या सीख लिया, ये dx1 का मतलब होता है चेंज इन पोजीशन, मतलब ये कहां से कहां गया, ये कितनी दूर गया, 2 मीटर गया, तो ये dx1 कितना हो जाएगा, 2। तो मुझे ये निकालना है dx2, मतलब इसमें कितना चेंज करूं मैं, दूसरे वाले ऑब्जेक्ट में कितना चेंज करें कि इनका सेंटर ऑफ मास कहीं ना जाए, कहाँ रहे, जहाँ पर है वहीं पर ही रहे, वो कोई चेंज उसमें ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर m1 हमारा 2 kg हो गया, dx1 कितना हो गया, 2 मीटर, मतलब कि इसमें मैं 2 मीटर का चेंज कर रहा हूँ। कितना चेंज कर रहा हूँ, इसको 2 मीटर में इधर लेके आ रहा हूँ, तो ये हो जाएगा dx1 m2 dx2। तो इसमें कितना चेंज करूँ,
इसको किधर ले जाऊँ, कितने डिस्टेंस चलाऊँ कि सेंटर ऑफ मास कहीं ना जाए। तो हमने ये फॉर्मूला कहाँ से बनाया, हमने ये फॉर्मूला वहीं से बनाया जहाँ पर सेंटर ऑफ मास कहीं नहीं जा रहा था, वेलोसिटी से ही हमने ये निकाला है। ठीक है, तो क्लास यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस m1, चलो डायरेक्ट फॉर्मूला तो लिखा ही है, वैल्यू लिख देते हैं हम लोग, m1 है 2 माइनस आगे लगा लो, dx1 क्या हो जाएगा, dx1 हो गया 2 मीटर, m2 कितना है 3, तो ये कितना हो जाएगा dx2, 2 टू द 4 तो -4, ये 3 कहाँ जाएगा डिवाइड में, तो dx2 कितना आ गया 3, इतने इसके आगे लगा दो मीटर, तो dx2 कितना आया -4/3 मीटर। इसका मतलब इसको कितना चेंज करना पड़ेगा, -4/3, माइनस का मतलब क्या है, अगर ये प्लस है तो ये इस तरफ आएगा, डायरेक्शन समझ में आ गई, माइनस सिर्फ क्या देगा आपको, डायरेक्शन बताएगा कि ये इस तरफ आ रहा है तो इसको भी इधर आना पड़ेगा, कितना 4/3 मीटर, अगर ये 2 मीटर चल रहा है तो इसको कितना चलना पड़ेगा 4/3 मीटर चलना पड़ेगा। तो बच्चों आज का वीडियो तो ये रहा, ठीक है, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन ना आए, कोई भी डाउट आए तो कमेंट डाल देना, मैं आपको वो क्वेश्चन भी समझा दूंगा। ठीक है, और भी कोशिश करूंगा कि इसके ऊपर एक आध वीडियो और बनाऊं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं लेकिन वीडियो ऑलरेडी बड़ा होता जा रहा है, तो हम और भी वीडियोस लाएंगे इसके ऊपर। ठीक है क्लास, तो आई होप कि आप सेंटर ऑफ मास की मोशन को समझ गए होंगे। क्लियर है, क्वेश्चंस करते रहें, जो भी डाउट आए पूछते रहें।